कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में ब्लड टॉपिक को कवर करने वाले। ब्लड हमारे शरीर में कितना होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, ये ब्लड हमारे शरीर में क्या करता है, क्या क्या इस ब्लड में होता है, और जो ब्लड सैंपल ले करके डॉक्टर जांच करते हैं वो ब्लड सैंपल क्या होता है, किस तरह जांच करता है, ये सभी टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ब्लड में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं इसको भी हम लोग कवर करने वाले होते, उसका जीवन काल भी कितना होता है, ये सभी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इसी वीडियो में। अब देखिए, कभी कभी हम लोग को हाथ कट जाता है तो रक्त थाका बन जाता है, दही की तरह उस वहाँ पर रक्त जम जाता है। तो इस रक्त को जमने में मदद कौन करता है, कितना लीटर रक्त होता है, ये सभी टॉपिक को क्लियर करने वाले होते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, ब्लड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। जो रक्त होता है, खून होता है, खून हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू है बोल सकते हैं। तरल संयोजी ऊतक यानी हमारे शरीर के एक भाग से लेकर के दूसरे भाग को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ब्लड क्या है, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। इस संयोजी ऊतक को कनेक्टिंग टिश्यू बोला जाता है। जो ऊतक हमारे शरीर को एक भाग को दूसरे भाग को कनेक्ट करके रखता है उसे हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं। लेकिन ब्लड तरल होता है, द्रव में होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ये समझे। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। तो ब्लड का जब पीएच मान 7.4, तो ब्लड क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है, तो ब्लड क्षारीय। देखिए, आपको समझाने के लिए समझा दें, यहाँ पर 0 हो गया, अगर 0 से कम रहेगा 1 2 3 4 सॉरी यहाँ पर 7 हो गया, अगर 7 से कम रहेगा 1 2 3 4 5 6 इतना तक रहेगा, यानी 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होता है। जब ये 7 से अधिक हिलने लगेगा तो क्षारीय हो जाएगा, और 7 पर रहेगा तो उदासीन यानी न्यूट्रल रहेगा। तो बतलाइए, जो ब्लड होता है, जो खून होता है, हमारे शरीर में जो खून होता है, खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4। तो पीएच मान 7.4 होने के कारण ये ब्लड क्या है, क्षारीय। हम लोग बोल सकते हैं ये क्षारीय होता है, ये क्षारीय होता है। समझे, ब्लड कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्षार किसे कहते हैं, जो स्वाद में कड़वा लगता है। अम्ल जो स्वाद में खट्टा लगता है वह अम्ल कहलाता है। तो ब्लड क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ भी है। बहुत लोग यानी बहुत स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते, क्षारीय क्या होता है, अम्लीय क्या होता है। तो आप लोग के इस पर भी एक सेपरेट वीडियो मिलेगा, जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में जांच कर लीजिएगा। पीएच मान 7.4। देखें, ब्लड अगर देखें हमारे शरीर में, तो मेल में 5.5 लीटर होता है, 5.5 लीटर होता है। और फीमेल जो महिला होती है, स्त्री होती है, उसमें 5 लीटर, यानी मेल की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड कम होता है। आप लोग देखे होंगे कि महिलाएं जो होती है शरीर से हल्का कमजोर होती है, पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होती है, शरीर से ब्लड भी कम होता है, और उनमें आरबीसी की मात्राएं भी थोड़ी कम होती है। समझे, आरबीसी यहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ भी समझाएंगे इसको। तो मेल में ब्लड कितना होता है, अगर लगभग देखा जाए तो कहीं की बुक में 5 लीटर लिखा रहता है, वह भी सत्य है। यह भी लिखे, मेल में 5.5 लीटर ब्लड होता है और फीमेल में 5 लीटर ब्लड होता है। ये टॉपिक समझ लिए। ब्लड क्षारीय होता है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है जो एक दूसरे यानी शरीर के भाग को कनेक्ट करके रखता है। समझ लिए आप लोग। और देखिए, जो ब्लड हम लोग के शरीर में बनता है ना, जो ब्लड का निर्माण होता है, ब्लड जा करके जो ब्लड निर्माण होता है वह स्प्लीन में जमा होता है। स्प्लीन यानी प्लीहा, जिसे तीली बोला जाता है, यानी ये स्प्लीन में जमा रहता है, इसे ब्लड बैंक भी बोला जाता है। इसे स्प्लीन को ब्लड बैंक भी बोला जाता है, जो भी हमारे शरीर में ब्लड निर्माण होता है। अब ब्लड निर्माण कहाँ होता है, तो देखिए, जब हम भ्रूण अवस्था रहता है, छोटा अवस्था भ्रूण अवस्था रहता है, तो उसमें कहाँ पर निर्माण होता है, ब्लड लीवर में निर्माण होता है भ्रूण अवस्था में। जब वयस्क हो जाएगा, मनुष्य वयस्क हो जाएगा, बड़ा होगा, जवान हो जाएगा, तो ब्लड का निर्माण कहाँ पर होने लगता है, बोन मैरो में। बोन मैरो को अस्थि मज्जा बोला जाता है। समझे, तो बोन मैरो, अस्थि मज्जा, ये कहाँ होता है, देखिए ये हड्डी के अंदर होता है। हड्डी को तोड़ेंगे तो उसमें ब्लड का मच्छरदानी जैसा जाली समान संरचना दिखेगा, वही बोन मैरो होता है। तो बोन मैरो जब वयस्क लोगों में, यानी जो प्रौढ़ा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो बड़े लोगों में कहाँ पर ब्लड बनने लगता है,
तो बड़े लोगों में वयस्क होने पर ब्लड बोन मैरो में बनने लगता है। बोन मैरो को अस्थि मज्जा भी बोला जाता है, समझे। और लीवर में निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है। ये दोनों टॉपिक याद कर लेना चाहिए, पूछता है क्वेश्चन, भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो बोलेंगे लीवर में। फिर हमसे क्वेश्चन बोलेगा वयस्क अवस्था में भ्रूण का मतलब ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, बोन मैरो में। तो ये टॉपिक समझ में आया। तो स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है, समझे होंगे। देखिए ब्लड की कार्य क्या होता है, ब्लड करता क्या हम लोग के शरीर में, कुछ तो होना चाहिए, नहीं यूज तो इसका होना चाहिए ब्लड का। बहुत अच्छा, देखिए ब्लड का हम लोग कार्य समझ लेते हैं। मेन का कार्य करता है ब्लड। अगर हम लोग के शरीर में ब्लड ना रहे, अगर ब्लड की कमी हो जाए, आवश्यकता से अधिक कमी हो जाए, तो रोगी की मृत्यु भी हो जाता है ब्लड। तो वही ब्लड के कार्य समझ लेते हैं। पहला काम तो आपको ये समझा है कि हमारे शरीर को एक भाग से लेकर के दूसरे भाग तक कनेक्ट करके रखता है। इसे हम लोग कनेक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, समझे। जैसे ब्लड पैर से गया, पैर से लेकर पूरे सर तक ले ब्लड फैला है कि ना, यानी ब्लड हमारे शरीर को क्या रखा है, एक भाग से लेकर दूसरे भाग तक कनेक्ट करके रखा है। तो इसे हम लोग कनेक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। ध्यान से समझते चलिएगा, जो भी टॉपिक लिखे उसे अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलिएगा। ब्लड के कार्य समझ लेते हैं, इसका कार्य क्या होता है, यानी वर्क समझ लेते हैं इसका। देखो ब्लड क्या करता है, पचे हुए भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। जैसे हम लोग भोजन किए, भोजन पेट में जाकर के पच गया, पच के जो भी ग्लूकोज रहेगा ना, ग्लूकोज वगैरह जो भी पच के विटामिन ग्लूकोज जो भी मिलेगा, उन सभी ग्लूकोज यानी पचे हुए भोज्य को क्या करता है, परिवहन करता है। यानी वहाँ से छोटी आंत बड़ी आंत से ले करके उठा करके क्या करता है, समस्त कोशिकाओं के पास जितना सेल होता है हम लोग के शरीर में, सभी सेलों के पास ग्लूकोज पहुंचाता है, ग्लूकोज को पहुंचाता है। ये पचे हुए भोजन का परिवहन भी करता है, समझे। भोजन जो पच जाता है, पच के ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज जिसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, उसको क्या करता है, उस ग्लूकोज को ले करके हमारे जितना, देखो हम लोग के शरीर में बहुत सारा कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं के पास ब्लड ग्लूकोज को उठाएगा, सभी कोशिकाओं के पास बांट देगा, समझे। तो ब्लड क्या करता है, पचे हुए भोजन का भी परिवहन कर देगा, सभी कोशिकाओं के पास बांट देता है। और समझिए जो ब्लड होता है, रक्त जिसे ब्लड बोलते हैं, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है। हार्मोन तो आप समझे होंगे, हार्मोन निकलते हैं जो हमारे शरीर को नियंत्रण करके रखता है। अब तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम सुने होंगे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के नाम सुने होंगे, तो वैसे ही हार्मोन निकलता है हम लोग के शरीर में। उन सभी हार्मोनों का परिवहन कौन करता है, परिवहन के मतलब गंतव्य स्थान तक उसको पहुंचाने की काम कौन करेगा, तो ब्लड ही करता है, ब्लड द्वारा ही होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है। जैसे समझ लेते हैं कैसे परिवहन ये करता है। तो देखो परिवहन करने के लिए जैसे हम लोग सांस लिए, सांस लेने के बाद फेफड़ा तक जाता है, जो भी हवा रहता है, हवा में ऑक्सीजन रहता है, सांस लेने के बाद कहाँ जाता है, फेफड़ा में। और फेफड़ा में जब ये हवा जाता है, जो भी हवा में ऑक्सीजन होता है, उन सभी ऑक्सीजन को ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है। जहाँ हम HB लिखेंगे, हीमोग्लोबिन को HB कहते हैं, जहाँ भी HB दिखेगा समझिएगा क्या चीज़, हीमोग्लोबिन है। तो जहाँ भी HB लिखेंगे हीमोग्लोबिन समझिएगा। तो फेफड़ा में हीमोग्लोबिन रहता है, उस ऑक्सीजन को अपने में सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और सीधे परिवहन करके हमारे सेल तक पहुंचा देता है। तो बतलाइए, फेफड़ा से लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ले करके पहुंचाया कहाँ, हमारे सेल तक। तो परिवहन किया कि ना किया, अब समझिए। और हमारे कोशिकाओं में जितना ऑक्सीजन का उपयोग हुआ रहता है और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वहाँ से सारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के फेफड़ा में छोड़ देगा। कौन, तो ये ब्लड ही काम करता है। तो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का नियंत्रण किया कि ना किया, तो ब्लड इसका भी नियंत्रण किया और ये ताप का भी नियंत्रण करता है। देखिए ब्लड सर्कुलेट होते रहता है और ये सर्कुलेट चलता हुआ पानी देखते हैं ना, गर्म रहता है। नदी तालाब के नदी के पानी जब चलता रहेगा ठंडा के दिन में तो वो भी गर्म रहता है। तो ये ताप नियंत्रण करने में भी ब्लड क्या करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी ये ताप नियंत्रण में भी करता है। खराब पदार्थ को भी मतलब ये क्या करता है, परिवहन करता है, गंतव्य स्थान तक ये पहुंचाता है ब्लड। तो ब्लड के कार्य भी हम लोग समझ लिए, समझे। अब देखते हैं ब्लड में क्या होता है। तो अब समझते हैं ब्लड में क्या क्या होता है, कितना परसेंट होता है। मेन टॉपिक यही है, ब्लड क्या क्या चीज़ मिल करके बना होता है,
ये सभी समझने वाले हैं। देखो ये ब्लड जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्लड जो लिखे, ब्लड में दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक रक्त प्लाज्मा होता है, क्या होता है, रक्त प्लाज्मा, और एक रुधिराणु जिसे कार्पल्स बोला जाता है, जिसे हम लोग कार्पल्स बोलते हैं। मन से समझिएगा, जो रक्त प्लाज्मा होता है, देखिए रुधिराणु और रक्त प्लाज्मा, जो रुधिराणु होते हैं और रक्त प्लाज्मा होते हैं, ब्लड में यही होता है। और इसी रुधिराणु में आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। जैसे समझिए, अब सेरम से स्टार्ट करते ही ये रक्त प्लाज्मा का होता है, और यहीं पर सेरम भी है, सेरम को भी हम लोग समझ लेंगे। सीरम रक्त प्लाज्मा क्या होता है, जो रक्त यानी जो ब्लड है ना, ब्लड से जब हम लोग रुधिराणु यानी रक्त कण को निकाल देंगे, रक्त पटिकाणु को यानी जो रुधिराणु होते हैं कार्पल्स को निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, रक्त प्लाज्मा। देखोगे कभी ब्लड जांच होता है तो डॉक्टर सिरिंज से एक सिरिंज ब्लड को निकालेगा, और ब्लड निकाल करके एक ट्यूब रहता है छोटा सी प्रकनली जिसे बोलते हैं, प्रकनली में ब्लड को रख देगा और सीधे ब्लड को रख देगा, मतलब खड़ा करके उसी तरह प्रकनली को रख देगा, और इस प्रकनली को कुछ देर तक छोड़ेगा। कुछ देर तक छोड़ने पर लाल लाल हिस्सा नीचे बैठ जाता है, नीचे उसके पेंदी में बैठ जाता है, और ऊपर कुछ पीला पीला हिस्सा बचता है, यानी जो द्रव के रूप में पीला पीला ऊपर का होता है, ऊपर हो जाता है, और जो रक्त के रुधिराणु होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। यही दोनों होते हैं। जब हम लोग ब्लड रख करके कुछ देर के लिए छोड़ेंगे, लाल लाल हिस्सा का हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर क्या होता है, कुछ पीला कलर का हो जाता है, द्रव पीला कलर के बचता है। तो जो ऊपर पीला कलर के बचता हुआ रक्त प्लाज्मा होता है, उसे हम लोग रक्त प्लाज्मा कहते हैं। और जो नीचे लाल लाल बैठ जाता है नीचे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रक्त रुधिराणु, जिसे कार्पल्स बोले जाते हैं। इसे हम लोग कार्पल्स बोलेंगे, ब्लड कार्पल्स, रुधिराणु और रक्त प्लाज्मा। देखिए कि रक्त प्लाज्मा कैसा होता है, हल्का पीला होता है। कभी आप नहीं देखोगे तो डॉक्टर के पास जाइएगा, जब मतलब कोई भी मरीज होगा, ब्लड जांच जहाँ पर हो रहा है, देखना जो भी ब्लड का सैंपल रखे होते हैं ना, वो देखना नीचे लाल लाल बैठ जाता है और ऊपर हल्का पीला कलर के द्रव होता है। तो जो हल्का पीला कलर का होता है वही क्या होता है, प्लाज्मा। तो पहले प्लाज्मा से स्टार्ट करते हैं। पूरे ब्लड में जितना हम लोग के शरीर में ब्लड है ना, ये टोटल ब्लड में 55% रक्त प्लाज्मा होते हैं। जो पीला वाला भाग बतलाएं वो कितना होता है, 55% रक्त प्लाज्मा होते हैं, और 45% ही आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं। तो समझे, तो देखिए 55% ये होता है। इसी 55% जो ये रक्त प्लाज्मा है ना, ये जो ये आपको रक्त प्लाज्मा दिख रहा है, इसी रक्त प्लाज्मा जो पूरे ब्लड का 55% है, 55% तो कुछ हिस्सा होगा, इस 55% जो रक्त प्लाज्मा, इसमें 90% जल होता है। जैसे समझिए 5.5 लीटर होता है, 5.5 लीटर ब्लड से 5 लीटर ब्लड के 55% आप कर लीजिए, तो 55% करेंगे तो 2.5 लीटर से कुछ ज़्यादा आएगा ना। तो 2.5 लीटर से कुछ ज़्यादा आएगा, तो समझिए उस 2.5 लीटर से ज़्यादा ब्लड में 90% क्या है, जल है। तो बोल सकते हैं जो रक्त प्लाज्मा होता है, रक्त प्लाज्मा में 90% जल होता है, और इस 90% जल और इसमें 10% प्रोटीन होता है। हाँ, जो 90% जल बचता है और 10% प्रोटीन होता है। ये हल्का पीला कलर का होता है। अभी आपको बतलाए जो डॉक्टर के पास सैंपल रखने के बोले वो क्या है, पीला कलर का होता है, हल्का पीला कलर के दिखता है। जो ऊपर नीचे बढ़ जाता है लाल कलर, ऊपर दिखता है पीला कलर के। 10% प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन कौन कौन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है और प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्लाज्मा में क्या होते हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये 2 प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन इसमें मिला होता है। खैर ये भी क्या करते हैं, रक्त को थाका बनने में मदद करते हैं, लेकिन आगे समझाएंगे रक्त को थाका बनाता कौन है। ये समझे, सेरम क्या कहलाता है, जब रक्त प्लाज्मा से ये प्रोटीन को हम लोग निकाल देंगे, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को निकाल देंगे, तो बचा हुआ जो प्लाज्मा होता है वह क्या कहलाता है, सेरम कहलाता है। जो बीमारियों के जांच में काम आता है। बीमारियों को जांच में काम लाने के लिए किसका यूज किया जाता है, सेरम का। इसी सेरम का यूज किया जाता है। सेरम किसे कहते हैं, जब रक्त प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक, और फाइब्रिनोजेन में जनरली इसको निकाल लिया जाता है तो सेरम कहा जाता है, दोनों को निकाल दिया जाता है।
फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन को जब निकाल देते हैं, जब रक्त प्लाज्मा से इन दोनों प्रोटीन को निकाल देंगे तो जो बचेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेरम बोलते हैं। यह भी समझ में आ गया। अब देखिए रक्त रुधिराणु, जो रक्त रुधिराणु ब्लड कार्पल्स हैं, ये 3 प्रकार के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। आरबीसी का टोटल नाम जान लो। आरबीसी होता है रेड ब्लड कार्पल। रक्त रुधिराणु 3 टाइप होते हैं, यानी रक्त रुधिराणु में 3 ब्लड के कण मिले होते हैं। कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पल बोलते हैं, और एक प्लेटलेट्स, इसका नाम है प्लेटलेट्स। दूसरा नाम देखो, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है, और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलते हैं हम लोग, थ्रोम्बोसाइट। अब समझो ये आरबीसी क्या है। तो आरबीसी देखे होंगे, हमारा ब्लड लाल होता है, लाल होता है कि नहीं होता है? तो ब्लड लाल होता है तो किसके कारण? वो आरबीसी के कारण ही होता है। और आरबीसी लाल क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। जहां पर एचबी लिखे होंगे समझिएगा क्या है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी भी लाल किसके कारण दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण। जो आरबीसी होता है हमारे शरीर में, आरबीसी ब्लड में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख। 50 लाख के मतलब 5 मिलियन होता है, और इसका जीवन काल 120 दिन होता है। यानी आरबीसी 120 दिन जीता है, उसके बाद मर करके फिर दूसरा निर्माण हो जाता है। समझे? इसके कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। आरबीसी के कमी से, यानी लाल रक्त का एरिथ्रोसाइट के कमी करेंगे तो क्या होगा? एनीमिया नामक रोग पनपता है। और कमजोरी देखो होंगे, कमजोरी छा जाता है। तो देख, डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे कमजोरी हुआ है, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे? फल वल खाने के लिए, नहीं तो आरबीसी को बढ़ाने वाला एक टॉनिक लिख देंगे, जो आरबीसी क्या करे, हमारे शरीर, हमारे ब्लड में बढ़ा दे। तो आरबीसी बढ़ेगा तो हम लोग मजबूत और हष्ट पुष्ट दिखेंगे। समझे? देखिए किसी का ब्लड पूरा लाल, एकदम लाल दिखेगा, और किसी व्यक्ति का हल्का उससे डिम कलर दिखता है। यानी देखना, जो शरीर से अधिक परिश्रम करने वाले, तो जो हष्ट पुष्ट होते हैं, उसका ब्लड एकदम पूरा लाल निकलता है। जो कम शरीर से मेहनत करते हैं, जो शरीर से हल्का कमजोर होते हैं, तो उन व्यक्ति का ब्लड दोनों का लाले होता है, लेकिन उसकी अपेक्षा और इसके अपेक्षा कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो हष्ट पुष्ट व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति है, जो शरीर से मजबूत व्यक्ति है, जो शक्तिशाली व्यक्ति है, उसमें हीमोग्लोबिन अधिक रहता है। और जब हीमोग्लोबिन अधिक रहेगा तो वो लाल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो समझ लिए क्यों दिखता है। ब्लड लाल दिखता किसके कारण है? तो ब्लड लाल दिखता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन से ही लाल ब्लड दिखता है। समझे? आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और यही हीमोग्लोबिन फेफड़ा से ऑक्सीजन उठाता है और पूरे कोशिकाओं के पास वितरण करता है, और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड उठाएगा और पूरे क्या करेगा? पूरे नहीं, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उठा करके फेफड़ा तक छोड़ देगा। समझे? तो देखिए, ये भी देख ली, आरबीसी की कमी होगा, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। कमजोरी भी हो जाता है, शरीर से कमजोर हो जाएगा, बोलता है पैर हाथ में भार आ रहा है, कमजोरी हो गया है। क्यों हो जाता है? इसी कमी से, हीमोग्लोबिन की ही कमी से। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, आरबीसी कमी हो जाएगा। समझे? हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो समझे फेफड़ा से ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, बढ़िया से श्वसन की क्रिया नहीं होगा, दम घुटने लगेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है, इन सभी का मेंटेन होना ज़रूरी है। अब समझते हैं डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में क्या करता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ये एंटीबॉडी के काम करता है। क्या करता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहने के मतलब, जब बाहरी वातावरण से कोई रोगाणु, वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी हो, अटैक करता है हमारे शरीर पर, उससे बचाने की काम कौन करता है? यही डब्ल्यूबीसी। यानी रोग से लड़ने की क्षमता कौन रखता है? एंटीबॉडी। रोग से बचाता कौन है? एंटीबॉडी। जैसे मान लो कोई बीमारी फैला, जैसे कोरोना काल में कोरोना फैला था, तो बतलाइए उस समय जब कोरोना फैला था तो डायरेक्ट कोरोना अटैक किया तो हम लोग बीमार नहीं पड़ते थे, हमारा एंटीबॉडी उससे लड़ता था, एंटीबॉडी उससे लड़ता था। समझे? तो जब नहीं लड़ पाता तब हम लोग क्या पड़ जाते हैं? बीमार। कोई भी बीमारी हो, सबसे खुद का शरीर, पहले शरीर उससे लड़ता है बीमारी से। हम लोग नहीं लड़ पाते हैं, वह रोगाणु हमारे शरीर पर हावी हो जाता है,
हमारा एंटीबॉडी उस रोगाणु को नहीं मार पाता है, तब जाकर के हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, समझे। तो बीमार पड़ जाते हैं तो WBC एंटीबॉडी के काम करता है, एंटीबॉडी, समझ गए। और ये जीवाणुओं को नष्ट करता है, देखिए वही बात लिखे यहाँ। इसकी संख्या 4,500 से 10,000 के बीच रहता है और इसका जीवन काल क्या होता है, 4 दिन तक होता है। 4,500 से 10,000 के बीच होता है इसका संख्या WBC का। और ये कितना दिन तक रहता है, 4 दिन तक हमारे ब्लड में रहता है, उसके बाद नष्ट होकर फिर दोबारा निर्माण होता है, समझे। इसका भी प्रकार होता है, एक टी सेल होता है, टी सेल टाइप का, यह भी रोग से लड़ने के काम करता है। अब आते हैं प्लेटलेट्स पर। प्लेटलेट्स से ही हमारे ब्लड को थाका बनाता है। जैसे वीडियो को शुरू में आपको बतलाए हम कि कहीं पर शरीर कट गया, कटने के बाद उससे ब्लड निकलता है। अब ब्लड जब निकला इस यहाँ से, मान लो यहाँ कट लग गया, यहाँ से ब्लड निकलता है, तो ब्लड रुकता है कि नहीं रुकता है, जाहिर सी बात है ब्लड रुक जाता है। कुछ देर तक इस तरह दबा कर रखते हैं, कपार फट जाएगा तो कपार को पूरे गमछी से बांध करके रखेंगे, बांध देते हैं कि नहीं बांध देते, या इस तरह दबा करके रखते हैं जब कपार फट जाता है। जब हम लोग कुछ देर तक दबा कर रहते हैं तो ब्लड वहाँ क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग कर जाता है, क्लॉट हो जाता है। क्लॉट करने के मतलब जम जाता है। इस तरह दबा कर रखेंगे, मान लो कपार फूट गया, अब यहाँ पर इस तरह दबा कर रखेंगे तो ब्लड वहाँ क्लॉट कर जाएगा, अंदर से ब्लड नहीं निकलने देगा। अंदर से ब्लड नहीं निकलेगा तो ब्लड रुक जाता है, बहना बंद हो जाता है। वही ब्लड का क्लॉटिंग, रक्त का थाका बनना भी कहलाता है, समझिए। तो प्लेटलेट्स रक्त को थाका बनने में मदद करता है, समझे। तो रक्त पूछेगा रक्त को थाका बनाता कौन होता है, क्या बोलेंगे, प्लेटलेट्स। हालांकि इसका भी मदद लेता है, लेकिन रक्त ऑप्शन में हमेशा क्या रहेगा आपका, प्लेटलेट्स रहेगा। रक्त का थाका किसके कारण बनता है, प्लेटलेट्स के कारण बनता है। देखा जाए, देखो डेंगू बीमारी में यही प्लेटलेट्स नीचे गिर जाता है। डेंगू बीमारी में, डेंगू बीमारी देखो, जब हम लोग के शरीर में प्लेटलेट्स भी कम हो जाएगा ना तो मजबूती खत्म हो जाएगा, पैर हाथ सब मतलब दर्द करने लगता है, दुखने लगता है, इससे भी कमजोरी आ जाता है। प्लेटलेट से भी देखता होगा कभी किसी व्यक्ति के क्या होता है, डेंगू हो जाता है, तो डेंगू होने पर क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं कि नहीं, चल नहीं पाते हैं, चलते हैं तो उनका सांस मतलब दम घुटने लगता है। ये सब क्रिया देखने को मिलता है डेंगू की बीमारी में। चुपचाप खटिया पर पड़ा रहेगा, चौकी बेड पर पड़ा हुआ रहेगा, तो डेंगू बीमारी में इसका भी कमी हो जाना, कमजोरी हो जाता है। देखिए, हालांकि ये ब्लड में सभी का होना जरूरी है, ब्लड में होना जरूरी है। RBC के कमी रहेगा तो हमारे शरीर में एकदम सुस्ती रहेगा, सुस्ती मती रहेगा, मतलब शरीर सुस्त रहेगा, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, कल को टालेंगे, नहीं आज नहीं करेंगे कल करेंगे। RBC के कमी कारण होता है। आलसपन शरीर में आता है, तो आप लोग अपना RBC जरूर जांच करवाएं, समझे। RBC के कारण होता है। और जो प्लेटलेट्स में कमी होता है, प्लेटलेट्स से भी होता है, मतलब कमजोरी हो जाता है, इससे भी मतलब शरीर में जान नहीं रहता, समझे। इसकी संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होती है इसकी संख्या। और जीवन काल कितना होता है, 7 दिन तक। इसका जीवन काल 7 दिन तक होता है, ध्यान से समझिए, जीवन काल 7 दिन तक होता है। लेकिन डेंगू बीमारी में 80,000 से भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, 80,000 से भी नीचे गिर जाते हैं प्लेटलेट्स। अब 80,000 से समझो नीचे गिरना का हालत होगा, शरीर बर्बाद करने लगता है। अब देखता है डेंगू बीमारी जब होता है, डेंगू होता है तो बकरी के दूध पीता है, अधिक से अधिक फल खाता है, तो देखो बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट्स बढ़ने लगता है, समझे। तो प्लेटलेट्स से बकरी का दूध बढ़ाता है, पीना चाहिए। जब भी देखो डेंगू बीमारी होता है तो रोगियों को अधिक अधिक फल खिलाना चाहिए, फल से भी प्लेटलेट्स बनते हैं। हालांकि ये सारे बढ़ते हैं, फल से अधिक मतलब प्लेटलेट्स बढ़ता है। बकरी के दूध पिलाना चाहिए, बकरी के दूध में भी क्या होता है, प्लेटलेट्स अधिक बढ़ाने की क्षमता होती है। तो बकरी के दूध में भी क्या करता है, प्लेटलेट्स बढ़ाता है और डेंगू बीमारी को जल्दी खत्म करता है, समझे। तो ये था ब्लड का पूरा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो सब्सक्राइब करना न भूलें चैनल को, और वीडियो को लाइक भी करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराते रहें। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, तो लास्ट करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इसे नोट भी कर लीजिएगा।